प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मेहसाणा में 5,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। पांच चुनावी राज्यों में सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर और ग्वालियर में करेंगे संभागीय बैठक। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में करेंगी जनसभा। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन दुर्घटना में 11 लोगों की मौत, कम से कम 50 घायल। राहत और बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को अभियान के समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। संयुक्त अरब अमीरात पर गाजा में लड़ाई रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज होगी आपात बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नागरिकों की रक्षा और गाजा को मानवीय सहायता बढ़ाने का किया आग्रह। खेल की खबरों में आईसीसी विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला बरकरार। इंग्लैंड को दी 100 रन से मात। शमी ने 4 और बुमराह ने झटके 3 विकेट। जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची टीम इंडिया। और विश्व कप में आज श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से। सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखने के उद्देश्य से दोनों टीमों के लिए जीत हर हाल में जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो विकास को नया आयाम देते हुए प्रधानमंत्री आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, जहां वे पहले दिन मेहसाणा में विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 5,800 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से मेहसाणा को विकास की एक नई पहचान मिलेगी। देखते हैं मेहसाणा से हमारे सहयोगी उर्मिलेश की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां पहले दिन पीएम अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद मेहसाणा के खेरालू में लगभग 5800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। परियोजनाओं में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भांडू न्यू सानंद खंड शामिल है। विरमगाम सामाखियाली रेल लाइन का दोहरीकरण, कटोसन रोड बेचराजी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल परियोजना, मेहसाणा और गांधीनगर जिले के विजापुर तालुका और मनसा तालुका की विभिन्न ग्राम झीलों के पुनर्भरण के लिए परियोजना, मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर वलसाना बैराज, पालनपुर बनासकांठा में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 2 योजनाएं और धरोई बांध आधारित पालनपुर जीवन रेखा परियोजना प्रमुख कार्य और 80 MLD क्षमता का जल उपचार संयंत्र शामिल है। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनमें महिसागर जिले के संतरामपुर तालुका में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की परियोजनाएं शामिल हैं। नरोदा, देहगाम, हरसोल, धनसुरा रोड, साबरकांठा का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, गांधीनगर जिले में कलोल नगरपालिका सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए परियोजना और सिद्धपुर, पालनपुर, बयाद और वडनगर में सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए परियोजनाएं। इससे हमारे गांव की 15-20 हजार की आबादी है। गांव में आजू बाजू तहसील में लोगों में बहुत उत्साह है और करीबन 1 लाख लोगों से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री का दर्शन करने के लिए, सुनने के लिए आएंगे। वहीं स्थानीय लोगों में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से खासा उत्साह देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब आने वाले हैं, वो हमारी पब्लिक में बहुत उत्साह है, हमको बहुत आनंद है। हमारे वड़ा प्रधान हमारे जिले के हैं, हमारा वड़ा प्रधान है। हम बहनों में तो ज्यादा खुशी है। बहनों के लिए मोदी साहब 33% अनामत बिल आए, इसलिए हम लोगों को ज्यादा उत्साह है बहनों को। आज आनंद, आज उछरंग, आज नवलला नेह અમારે આંગણે વડાપ્રધાન મોદી સાહેબ પધારશે અને અહીંયા તો કંચન વર્ષે મેં। मेहसाणा में परियोजनाओं के शुभारंभ से जारी विकास को और भी गति मिलेगी। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, मेहसाणा। और बात अगर राजस्थान की करें तो वहां विधानसभा चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो जाएगी। नामांकन 6 नवंबर तक भरे जा सकेंगे और इन्हें भरने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जिला चुनाव अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि पर्चों की जांच और हलफनामों को अपलोड करने की व्यवस्था समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जानी चाहिए। नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर को की जाएगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवंबर। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब तक 1343 उम्मीदवारों द्वारा कुल 1548 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। भाजपा ने कल गुना और विदिशा सीटों से अपने शेष 2 उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। गुना से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने राज्य के सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। शिवराज सिंह आज दोपहर 2 बजे बुधनी एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन भरेंगे। सीएम चौहान शाम को सिवनी, मालवा विधानसभा और सोहागपुर विधानसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। आपको बताएं कि बीते 20 साल से ये सीट बीजेपी का गढ़ है। बीते 4 बार से सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां से प्रत्याशी बनते आ रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करते हैं। इस सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए कांग्रेस भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन कामयाब ना हो सकी। जबकि बीते चुनाव में तो कांग्रेस ने सीट से पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव को मैदान में उतारा। बावजूद इसके कांग्रेस कामयाब ना हो पाई। इस बार कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह के सामने अभिनेता विक्रम मस्ताल को प्रत्याशी बनाया। मध्य प्रदेश की इस प्रतिष्ठित सीट पर मुकाबला इस बार रोचक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहां से मिर्ची बाबा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर अब इस सीट पर नेता, अभिनेता और संत की भिड़ंत होने जा रही है। नामांकन जमा करने के आखिरी दिन आज उस सीट से ये तीनों ही अपना नामांकन जमा करने जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण की 70 सीटों के लिए नामांकन करने का आज अंतिम दिन। भाजपा और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे के तीसरे दिन कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसमें इंदौर संभागीय बैठक में वो हिस्सा लेंगे। वहीं ग्वालियर और चंबल संभागीय बैठक में भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल उन्होंने कई बैठकों में भाग लेने के साथ जनसभा को संबोधित किया है। वहीं इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को उम्मीदवारों को लेकर छठी लिस्ट जारी की। पार्टी ने विदिशा और गुना विधानसभा सीटों से कैंडिडेट के ऐलान के साथ सभी 230 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
मध्य प्रदेश के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी कर दी है। गुना और विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। पन्नालाल शाक्य को गुना से और मुकेश टंडन को विदिशा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब प्रदेश की 230 सीटों के उम्मीदवार जनता जनार्दन के सामने हैं। चुनाव के मद्देनजर प्रचार तेजी पकड़ रहा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश में आपके सामने दो ही विकल्प, एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है, मध्य प्रदेश को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विपक्षियों पर लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की झड़ी में शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कमलनाथ को शिवराज उद्योगपति बता रहे हैं तो कमलनाथ ने पलटवार करते हुए पूछा कि बताएं कौन सा उद्योग मेरे नाम से है। आज उनको लग रहा है मैं उद्योगपति हूँ। कौन सा उद्योग है मेरा, ये बताएं। माहौल चूंकि चुनावी है, ऐसे में कांग्रेस को भी प्रभु श्री राम याद आने लगे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खुद को सनातन धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति बताते हुए बता डाला कि राम मंदिर के निर्माण में उन्होंने बढ़ चढ़कर दान दिया है। राम मंदिर के निर्माण में शिवराज सिंह चौहान ने दान दिया 1 लाख, मैंने दिया 1,11,000। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार में तेजी ला रहे हैं। रायपुर में रैली के दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज अटल बिहारी ने सुनी, विकास के लिए अलग राज्य का गठन किया। कांग्रेस के परिवारों ने लोगों के हक को कुचला है और अब भूपेश सरकार भ्रष्टाचार और घोटाले में डूबी हुई है। छत्तीसगढ़ को भी 5 साल से ग्रहण लगा हुआ है। अब मौका आ गई, ये ग्रहण हटे के। भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है। 2018 में जो कांग्रेस ने कहा था वो करके दिया क्या? ये छलने वाली सरकार है कि नहीं है? कांग्रेस की सरकार आती है तो वह सरकार अपनी सेवा करती है, बीजेपी की सरकार आती है तो वह लोगों की सेवा करती है। ये अंतर समझ लो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार जनसभा कर रहे हैं। उन्होंने राजनांदगांव में जनसभा की। राहुल गांधी अपनी हर रैली में ये बताना नहीं भूल रहे हैं कि कांग्रेस जो वादा करती है वो निभाती है। हमने 4-5 बातें बोली थी, मगर जो हमने स्टेट से बोला वो हमने करके दिखाया। चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दोनों ही दलों के बड़े नेताओं के अपने वादे और दावे हैं। देखना है कि जनता किसके वादे पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख करीब आने के साथ ही सभी पार्टियों का चुनावी प्रचार तेज हो गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाली हैं। प्रियंका गांधी खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जालबांधा में चुनावी सभा करेंगी। वहीं बिलासपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ों के विधायकों की अयोग्यता याचिका दाखिल करने के बाद पार्टी के विधायकों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि सभी विधायकों से सामान्य प्रक्रिया के अनुसार 1 सप्ताह में अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। खबर आंध्र प्रदेश से, जहां के विजयनगरम में विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रगड़ा पैसेंजर ट्रेन के पीछे से टक्कर हुई और हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है और करीब 50 लोगों के घायल होने की भी खबर है। अधिकारियों के मुताबिक सिग्नल का इंतजार कर रही विशाखापट्टनम पलासा स्पेशल पैसेंजर ट्रेन को पीछे से आ रही विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मारी, जिससे 3 डब्बे पटरी से उतरे। राहत और बचाव अभियान जारी है। दुर्घटना
में खास तौर पर जो ट्रेनें घटनास्थल पर पहुंची हैं ताकि वहां पर वो राहत पहुंचा सके। और इस बीच विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने लोगों को जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए। आपको बता दें नंबर्स है 089127463330, 089127444619, 8106053051, 8106053052, 8500041670 और 8500041671। ये तमाम नंबर्स हैं जो लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप इस हादसे से मुतल्लिक कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री ने रेल दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा हादसे में घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया गया है। और अब बात मेरी माटी मेरा देश अभियान की, जिसके तहत देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज से कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली मेरी माटी मेरे देश के 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम में 20,000 से अधिक अमृत कलश यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। आज सभी राज्य अपने अपने प्रखंड और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डालेंगे। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7,000 ब्लॉक से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के 2 वर्ष के लंबे अभियान के समापन का भी प्रतीक है। इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत माय भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा। 31 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री अमृत कलश यात्रियों और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष और तेज होता जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज एक आपात बैठक होनी है, जिसमें गाजा में लड़ाई रोकने पर चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के युद्धक विमानों ने रविवार को गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के पास हमले किए। इजराइल ने दावा किया कि हमास के आतंकी अस्पताल का अड्डे के तौर पर इस्तेमाल वो कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री से नागरिकों की रक्षा करने और गाजा को मानवीय सहायता बढ़ाने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस इन दिनों नेपाल की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इजराइल में हमास के हमलों से 10 नेपाली नागरिकों के मारे जाने का दुख जताया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गाजा में सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई होनी चाहिए। नागरिकों की हत्या और अपहरण का कोई औचित्य नहीं है। गुतेरेस मंगलवार को नेपाल की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद संभालने के बाद गुतेरेस पहली बार नेपाल पहुंचे हैं। बात क्रिकेट की। आईसीसी विश्व कप में भारत ने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए इंग्लैंड को 100 रन से हराया। भारत से जीत के लिए मिले 230 रन के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 34.5 ओवर में 129 रन पर सिमट गई और पवेलियन पहुंच गई। भारत के लिए शमी ने 4 और बुमराह ने 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में शीर्ष पर। देखिए रिपोर्ट। आईसीसी विश्व कप में भारतीय टीम जब लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर उतरी तो टीम की कोशिश अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की थी। टॉस इंग्लैंड ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विश्व प्रतियोगिता में भारतीय टीम पहली बार पहले बल्लेबाजी करने उतरी। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही और शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जल्दी पवेलियन लौट गए। गिल ने 9 रन, कोहली ने 0 और श्रेयस अय्यर 4 रन बनाकर वापस लौटे। इसके बाद आए केएल राहुल के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलते हुए रन बनाने का सिलसिला जारी रखा।
रोहित और राहुल ने चौथे विकेट के लिए 91 रन जोड़े। खतरनाक हो रही इस साझेदारी को डेविड विले ने तोड़ा। उन्होंने राहुल को 39 के स्कोर पर कैच आउट करवाया। इसके बाद शतक की तरफ बढ़ रहे भारतीय कप्तान को आउट करके आदिल रशीद ने इंग्लिश टीम को बड़ी सफलता दिलाई। रोहित ने 87 रन की पारी खेली। रोहित के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। हालांकि जडेजा और शमी जल्द ही पवेलियन लौट गए। सूर्य कुमार यादव ने 49 रन बनाकर भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 229 रन बनाए। बुमराह 16 और कुलदीप 9 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत द्वारा दिए गए 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने सधी हुई शुरुआत की। हालांकि टीम का स्कोर जब 30 रन पहुंचा तब जसप्रीत बुमराह ने डेविड मलान को 16 के स्कोर पर बोल्ड किया। अगली ही गेंद पर बुमराह ने जो रूट को 0 पर एलबीडब्ल्यू करके टीम को बड़ी सफलता दिलाई। बेन स्टोक्स भी खाता नहीं खोल पाए और शमी की गेंद पर बोल्ड हो गए। शमी ने इसके बाद जॉनी बेयरस्टो को भी 14 रन के स्कोर पर बोल्ड करने में सफलता पाई। वहीं कुलदीप यादव की शानदार गेंद को कप्तान जोस बटलर समझ नहीं सके और 10 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड हो गए। इसके बाद इंग्लैंड के विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और पूरी टीम 129 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। भारत की तरफ से शमी ने 4 और बुमराह ने 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत ने अपने अजेय सिलसिले को बरकरार रखते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। लखनऊ से अभिषेक महाजन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आईसीसी विश्व कप में आज श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के उद्देश्य से दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी। हालांकि उन्हें अपने बाकी बचे सभी मैच जीतने होंगे और अन्य मैच के परिणाम अपने अनुकूल रहने के लिए भी उम्मीद करनी होगी। श्रीलंका ने पहले 3 मैच में पराजय झेलने के बाद अगले 2 मैच में जीत दर्ज कर अपनी उम्मीद जगाई। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने इंग्लैंड और पाकिस्तान को हराकर बड़ा उलटफेर किया और अब श्रीलंका के खिलाफ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखने की ये टीम कोशिश करेगी। श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों टीमों ने प्रतियोगिता में अब तक 5 मैच खेले, जिसमें दोनों टीमों को 2-2 मैच में जीत हासिल हुई। दोनों के बीच अब तक 11 वनडे हुए, जिसमें श्रीलंका ने 7 और अफगानिस्तान ने 3 मैच जीते हैं। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाते हुए 109 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। लवप्रीत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भी शानदार प्रदर्शन किया था और उनका मानना है कि राष्ट्रीय खेलों से मिल रहा अनुभव उन्हें आगे की प्रतियोगिताओं के लिए मजबूती देगा। लवप्रीत सिंह से खास बात की है गोवा से मौजूद हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। आप इसे सुनिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं लवप्रीत सिंह, जिन्होंने भारोत्तोलन में 109 किलो भार वर्ग में सर्विसेज के लिए गोल्ड मेडल जीता है। लवप्रीत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रमंडल खेलों में भी आपने देश के लिए कांस्य पदक जीता था, अब राष्ट्रीय खेलों में आपने स्वर्ण पदक जीता है। अगला टारगेट अपना आप क्या देख रहे हैं? मैडम, अगला टारगेट अभी तो नेक्स्ट मंथ इंटर सर्विसेज है, उसके बाद नेशनल है दिसंबर लास्ट में, जनवरी में। उसके बाद इंटरनेशनल कंपटीशन इंडिया की टीम में सिलेक्शन के लिए फिर जाएंगे। और आप सर्विसेज की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पिछले साल राष्ट्रीय खेलों में चैंपियन रही थी। तो सर्विसेज की अगर हम बात करें तो किस तरह से सपोर्ट आपको मिल रहा है? मैडम, अच्छा सपोर्ट है। हमारे जो नेवी के सेक्रेटरी साहब है श्री विजय कुमार, उनका अच्छा सपोर्ट है सर। हाँ जी, हमारे सेक्रेटरी इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के। हाँ जी, गोवा में पहली बार राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें गोवा में जिस तरह से आयोजन हो रहा है, किस तरह से आपको पूरा गोवा का आयोजन लग रहा है इन राष्ट्रीय खेलों का? मैडम, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, जिदा कंपटीशन बहुत बढ़िया करवा रहे जी। हाँ जी, जिदा रहन सहन का सारा ट्रेनिंग हाल बहुत बढ़िया। हाँ जी। और लेवल ऑफ कंपटीशन की अगर बात करें आपके इवेंट में, किस तरह का लेवल ऑफ कंपटीशन आपने देखा और कितना आपको मजा आया आज यहाँ पे पार्टिसिपेट? मैडम, कंपटीशन तो बढ़िया है, इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन हो रहा है। हाँ जी, लो मैडम, तो हर कोई कंपटीशन, हर कोई मेहनत करता है अपनी अपनी, हर घर में अपना अपना कोई ट्रेनिंग करके आता है। सबको कंपटीशन तो कंपटीशन ही है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर्विसेज की टीम ने पिछले राष्ट्रीय खेलों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था और इस बार भी सर्विसेज का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लवप्रीत सिंह ने सर्विसेज को एक और स्वर्ण पदक दिलाया है। देश के लिए वो राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। उम्मीद यही है कि इसी तरह लवप्रीत अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखे। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, गोवा।